हेलो दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका आज फर्स्ट डे है, जहां पे हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है एंड कैसे ये किया जाता है। इसलिए क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे तो क्या आप एकदम से लगा देंगे? तो आंसर आता है नो। आप रिसर्च करोगे। डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आप करते हैं। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है लाखों रुपया बिजनेस के लिए, तो क्या आप डायरेक्ट दे दोगे? नहीं, आप उनसे पूछेंगे कि क्या बिजनेस है आपका, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपके ऊपर पहले से ऑलरेडी लोन तो नहीं है। अगर लोन होगा उस बंदे के पास और आपसे लाख रुपया ले रहा है तो उनको लोन भी चुकाना है। यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होने में रुकावट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पे रिसर्च करते हो। उनके कैश फ्लो क्या है, कंपनी जब वो स्टार्टअप करेगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में किसी को भी अगर पैसा देना होता है तो हम रिसर्च करते हैं। ठीक स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे भी हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बिजनेस के सेक्टर में चल रहा है, कंपनी को चलाने वाले जो सीईओ हैं उनको इस बिजनेस को लेके कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी की मार्केट कैप कितना है, कंपनी को ऊपर कोई लोन तो नहीं है, वो भी हमें देखना होता है, कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से देखना है, तो ये हम एक वेबसाइट आपको बताएंगे जहाँ पे सारे चीज़ एक क्लिक में आप ये सब देख सकते हो और घर बैठे आप हजारों कंपनी का डाटा देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो दो तरीका से पैसा कमाया जाता है। फर्स्ट, आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में जहां पे आप 5 से 10 मिनट या एक दिन के अंदर में ही आप पैसा कमाने का कोशिश करते हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। जहां पे हमें काफी सारी चीजें सीखना होता है, जानकारी होनी चाहिए आपके पास। जैसे टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या आना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में हमें चार्ट को देखना होता है, ये भी हमें सीखना होगा। उसके बाद करूँ मैं चार्ट पैटर्न, कौन कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमें दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। तो आज हम इनके ऊपर नहीं बात करते हुए आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है इस पे हम बात करते हैं। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए। तो उसमें अगर हम बात करते हैं क्या क्या हमें रिसर्च करना होता है, तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्रीज एनालिसिस करने आना चाहिए। हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे किस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो ये किस इंडस्ट्रीज में आता है? आईटी सेक्टर्स में आते हैं। अगर कोई कंपनी दवाई बना रहा है वो किस सेक्टर्स में आ रहा है? तो फार्मा सेक्टर में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो किस इंडस्ट्रीज में है। दूसरा, उस कंपनी में क्या उन कंपनी के फ्यूचर है, उस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है। तो अगर आप दवाई वाले कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो क्या लगता है इसमें फ्यूचर नहीं है? क्या आने वाले समय में लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे? तो आंसर आता है नो। हर कोई बीमार होगा, तो बीमार होंगे तो भाई दवाई लेगा, दवाई लेंगे तो किसको प्रॉफिट होगा? जो इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, जो कंपनी है, उनको प्रॉफिट होगा। आने वाले समय में लोग कहते हैं ईवी सेक्टर्स का फ्यूचर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल पे कार नहीं चलेंगे, ना बाइक चलेगा, सब चार्ज करेंगे और चलता रहेगा। तो इसमें किसको फायदा होगा? जो चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक बना रही व्हीकल, उन कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये ईवी सेक्टर्स में आते हैं। तो हमें ये पता करना है कि वो इंडस्ट्रीज आने वाले समय में उनके फ्यूचर क्या है, इसमें पैसा लगाएंगे तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये शुरुआती दौर में जो कंपनी होती है ना, उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए और उसका डिमांड हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है। ये हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है। अब हम आगे बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस कैसे किया जाता है। बिजनेस एनालिसिस में हमें देखना होता है कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है हर साल। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट देखना होता है। कंपनी के पास ऐसा कोई एडवांटेज है जो इनको रुकावट नहीं आ सकता इस कंपनी को। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी को आप देखो तो काफ़ी सारे कंपनी आ जाती हैं। एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, काफ़ी सारे कंपनी है मार्केट में। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी चल रही है और किसका सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है और कौन सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है? तो आप कहते होंगे एप्पल कंपनी को सबसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों हो रहा है?
क्योंकि कंपनी के पास कुछ ऐसे एडवांटेज हैं, कुछ ऐसे फीचर्स है, जो मोबाइल है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग किडनी तक बेचकर वो मोबाइल खरीदना चाह रहा है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें देखना है कंपनी के पास कोई एडवांटेज, कुछ ऐसा टेक्निक, ऐसा चीज़ें यूनिक होनी चाहिए जिससे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में चलता रहे। भले कितना भी कंपटीशन आ जाए लेकिन इस कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें वैसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और ये हमें बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में। मैनेजमेंट एनालिसिस में हमें ये देखना होता है, कंपनी तो कोई ना कोई चला ही रहा होगा, CEO, CFO, तो ये लोग जो चला रहे हैं क्या ये सही है, क्या इनके ऊपर कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई घोटाला करके बैठा हुआ है। अगर हम वैसे कंपनी में पैसा लगाएंगे तो क्या गारंटी कि हमारा प्रॉफिट बनेगा, हो सकता है कल घोटाला कर देंगे, कुछ फ्रॉडगिरी कर दिया, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो हमें देखना है जो कंपनी को चला रहा है वो पर्सन कैसा है, उनको इस बिजनेस के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो लास्ट पॉइंट आता है वैल्यूएशन। क्या हम जो स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं क्या सही दाम पे हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अब कहीं पे गए और एक समोसा आपने ऑर्डर किया जिसका प्राइस 20 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 20 रुपये का एक समोसा आपको मिला और वो समोसा आप खाए, आपको बहुत पसंद आया। आपको लगा कि अगर इस समोसा का प्राइस 40 रुपया भी होता ना तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिजर्व करता है, इनका वैल्यू जो है, मेन वैल्यू इनका 40 रुपया होना चाहिए था, लेकिन ये 20 रुपया में दे रहा है, ठीक है। और दूसरे होटल में आप गए जहाँ पे आपने समोसा खाया और उसका प्राइस जो है 40 रुपये है। आप वो समोसा खाने के बाद कहते हो यार अच्छा नहीं था, ये समोसा अगर मुझे फ्री में भी देता तो मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगा और ये मुझसे ज़्यादा पैसा ले लिया। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आपको पता चल गया कि कौन सा सही है, किसमें हमें अगर ये 40 रुपया भी लेता तो हम देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो समोसा मैंने खाया बहुत अच्छा था, इसमें जो मटेरियल्स, जो चीज़ें डाली गई थी अच्छा लगा और लोगों को पसंद आएगा, जिससे इस कंपनी का प्रॉफिट होगा, इस दुकानदार का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चला? वैल्यूएशन से पता चला। तो अगर कोई चीज़ें 40 रुपये में मिलना चाहिए और वो मुझे 20 रुपये में मिल रहा है तो ये क्या हुआ? सस्ता मुझे मिल रहा है वो चीज़ें, ठीक है। तो हमें भी शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी में पैसा लगा रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर का जो प्राइस चल रहा है, कि एग्जांपल के लिए अगर किसी शेयर का प्राइस 400 रुपये में मिल रहा है, 400 रुपये में कोई शेयर मुझे मिल रहा है तो क्या सस्ता मुझे मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? तो ये हमें वैल्यूएशन से पता चलेगा। ये हम सीखेंगे स्क्रीन पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर का प्राइस जो है सस्ता है या महंगा है। तो आइए हम स्क्रीन पे शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें वेबसाइट पे जाना है, कौन सा वो वेबसाइट है जहाँ पे हम ये सारे चीज़ें स्टॉक्स का डाटा देख सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, गूगल या क्रोम पे जाना, टिकर फेनोलॉजी आप सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आएंगे और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीका से इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोई स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है, ABCD कोई भी हो सकता है। टाटा मोटर्स का हम शेयर सर्च करते हैं, आज टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो टाटा मोटर्स पे हम क्लिक करते हैं और टाटा मोटर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीका से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको कहीं पर भी बैलेंस शीट डाउनलोड करने की या किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे कुछ लिखे आ जाएंगे, सारे डाटा आपको क्लियरली देखने को इस वेबसाइट पे मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखना, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 959.75 के आसपास चल रहा है, यानी कि 960 रुपये के आसपास लेके चलो। प्राइस टाटा मोटर्स का भी करंट में चल रहा है। हमें यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं 4 से 5 चीज़ें देखनी है, कंपनी सही है या क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, लॉसेस में चल रही कंपनी या क्या है, लोन कितना लेके बैठा है, शेयर होल्डर कितना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मार्केट कैप आप यहाँ पे देख लो, मार्केट कैप कितना बड़ा है कंपनी का ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे तो 3,19,018.88 करोड़ के आसपास इनके मार्केट कैप है। मार्केट कैप अगर आपको निकालना है तो सिंपल है,
नंबर ऑफ शेयर से ले, नंबर ऑफ शेयर को प्राइस से, जो करंट प्राइस चल रहा है उनसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी का मार्केट कैप निकल जाएगा। तो इस तरीका से आप मार्केट कैप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा है, कैलकुलेटेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। पहला हमें ये देखना है। दूसरा हमें देखना है पी रेशियो कितना है कंपनी का। पी रेशियो 40 आपको यहाँ पे दिख रहा है। पी रेशियो से हमें पता चलता है कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, तो वो हमें पता चलेगा पी रेशियो से। क्या ये स्टॉक्स का जो प्राइस है सस्ता मुझे मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, वो हमें पी रेशियो से पता चलता है। तो वो हम आगे बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। पी रेशियो हमें पता चल गया। उसके बाद हमें डेप्ट देखनी, कंपनी के ऊपर कितना लोन है। देखो तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो लोन जो है 13,771.04 करोड़ के आसपास कंपनी का लोन चल रहा है यहाँ पे डेप्ट में। क्या ये कंपनी का लोन चुका पाएगा? तो भाई इनका मार्केट कैप इतना है, उसका तो 0.1% भी नहीं होगा इनका जो चल रहा है, ठीक है। तो वो आराम से चुका देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे देखना कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश कितना बचा हुआ है। मान के चलो बिजनेस में लगाना हो ग्रोथ के लिए, तो क्या इनके पास बैकअप में पैसा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो में आपको पता चलता है। यहाँ पे देखो 5,150.96 करोड़ के आसपास कंपनी का बैकअप में पैसा पड़ा हुआ है। अगर कुछ चीज़ें में इन्वेस्टमेंट करना है ग्रोथ के लिए, तो ये पैसा वहाँ पे लगा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। दूसरा यहाँ पे बुक वैल्यू हमें देखना होता है। ये बुक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कंपनी कल के डेट में अगर बंद हो जाए तो कितना मुझे मिल सकता है। तो बुक वैल्यू से हमें पता चलता है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो 90 रुपये हमें पर शेयर के हिसाब से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं होगा, जस्ट लेकिन एक एग्जांपल के लिए बताए हैं, ठीक है। शेयर के हिसाब से आपको मिल लेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है, प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है वो कितना है। यहाँ पे आप देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 46% है। मान के चलो कि अगर ये कंपनी अगर 100 रुपया कमाएगा तो 46 रुपीज़ इस कंपनी को मिलेगा, ठीक है। कंपनी को जो ओनर है उनके पास जाएगा, बाद बाकी जो बचेगा 54 पॉइंट कुछ जो बचेगा वो जाएगा हम लोग में जो इन्वेस्ट किया उनके पास जाएगा। तो हमें देखना है ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जिसका प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इससे ये होगा कि कल के डेट में अगर कंपनी, देखो अगर हमें जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हम वैसा ही काम करेंगे ना। अगर कंपनी यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग 10% होता तो क्या लगता है कंपनी आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो ओनर है वो काम ही नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो मुझे 10 ही रुपया मिलेगा, तो हम काम क्यों करें, है ना। तो हमें ये देखना है प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि ओनर काम करेगा, क्योंकि उनको पता है हमारे पास ज़्यादा होल्डिंग है। अगर हम 100 रुपया कमाएंगे, अगर मेरा 70% अगर होल्डिंग है तो मुझे 70 रुपया मिलेगा, तो वो अच्छा से काम करेगा। तो हमें प्रोमोटर्स होल्डिंग हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 50 से ऊपर जितना रहेगा उतना बढ़िया हमारे लिए माना जाता है, ठीक है। तो हमें प्रोमोटर्स होल्डिंग पता चल गया। दूसरा हमें देखना सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे देखो 11.48% के आसपास सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मोटा मोटी हमने कवर किया, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, सस्ता में मिल रहा है या महंगा में मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर में लिखा है पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे पेयर्स देख रहे हो, पेयर्स पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप पेयर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको, जैसे यहाँ पे पेयर्स पे क्लिक किए आ गया पेयर्स के पास, और यहाँ पे आपको जो डाटा दिख रहा है पेयर्स कंपैरिजन में हमें पता चलता है जो टाटा मोटर्स का जो कंपटीटर है, ठीक है। ये सारे जो कंपनी है, अशोक लेलैंड, ठीक है, अशोक लेलैंड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स, SML इसोजा, तो ये सारे जो कंपनी है ये इनका कंपटीटर है, ठीक है। तो अब हमें ओवर वैल्यू है अंडर वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो पी रेशियो से पता चलता है। तो यहाँ पे आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो पी रेशियो है वो है 40 के आसपास, 40.34 के आसपास में है। तो क्या ये कंपनी महंगा है या सस्ता, तो देखा जाए इनका कंपटीटर है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इनका जो है
पी रेशो बहुत ज़्यादा है और टाटा मोटर्स का जो पी रेशो है वो बहुत कम है। अब हमें मार्केट कैप भी देखना होता है। मार्केट कैप में देखो तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है, सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है टाटा मोटर्स से बड़ी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया टाटा मोटर्स की कंपनी और इनका प्राइस कितना है। तो यहाँ पे आपको ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो प्राइस है वो 1725 के आसपास में है एंड इसके बाद SML इसुजू का जो है वो 2085 के आसपास में है। तो इन तीनों में सबसे अभी सस्ता प्राइस भी इनका अभी यहाँ पे दिख रहा है 960 के आसपास में। अब अगर मुझे पैसा लगाना है तो मुझे पता चल गया कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, पी रेशो हमें पता चल गया। अगर हमें इस अर्निंग पर शेयर से हमें ये पता चलता है, अगर आपको इस कंपनी से 23 रुपीज़ अगर कमाना है ना तो आपको 960 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाटा मोटर्स के कंपनी में। अगर आप एक शेयर खरीदोगे, अगर प्रॉफिट करेगा, ये घटता बढ़ता रहता है, ये EPS अर्निंग पर शेयर कंपनी के प्रॉफिट पे डिवाइडेड किया जाता है। तो यहाँ पे 23 देख रहा है, अगर अभी आपको 23 रुपीज़ कमाना है तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में अगर आपको 8 रुपया कमाना है तो 9 रुपया अगर आपको कमाना है तो आपको 1727 रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी। शेयर का प्राइस जो चल रहा है इतना पे करना पड़ेगा और ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये आप ऐसा नहीं है कि हर बार इतना ही होगा, ये नीचे ऊपर होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से सस्ता मिल रहा है, सस्ता शेयर है इनका टाटा मोटर्स का और पी रेशो भी कम है और दूसरा अर्निंग पर शेयर का जो रेशो है वो बहुत बढ़िया है, 23 के आसपास में है, ठीक है। और इनका 9 रुपये के आसपास में है। और तीसरा यहाँ पे देखो आप फोर्स मोटर्स का जो है इनका जो प्राइस है 8480 के आसपास में है और मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इनका पी रेशो जो है 27 के आसपास में है। लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है 303 के आसपास है। मतलब अगर आपको 304 रुपया कमाना है, 304 रुपया अगर आपको कमाना है तो 8480 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा, इस कंपनी का शेयर लेनी पड़ेगी और ये घटता बढ़ता रहता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट पे आपको अर्निंग पर शेयर हिसाब से हमें पता चलता है। तो इस हिसाब से अगर हम कंपेयर किए तो हमें पता चला कितना पे कितना पैसा बन सकता है अगर प्रॉफिट हुआ तो। और ये ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमें 20 से लेके 25 से ऊपर जितना रहेगा चलेगा, ठीक है, ऊपर जितना रहेगा चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है 25 से ऊपर जितना चलेगा यहाँ पे 30% ROE है जो कि बहुत बढ़िया है। इनके कंपटीटर के पास देखो 17 है, 8 है, 11 है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है बहुत बढ़िया, 30 के आसपास में टाटा मोटर्स का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE जो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 22 के आसपास में। तो यहाँ पे हम मेन चीज़ें बात कर ली, कंपनी का प्राइस सस्ता में मिल रहा है महंगा में, ये हमें पता चल गया। तो आइंदा आप जब भी देखो तो कंपनी का शेयर पे मत जाना, ठीक है। कंपनी का कंपटीटर से हमें कंपेयर करना होता है, कंपनी का जो कंपटीटर है उनसे हमें कंपेयर करना होता है। ये सेम कंपनी है, सेम सेक्टर्स में काम करती है और अलग अलग कंपनी का अलग अलग शेयर प्राइस है और हमें पी रेशो से पता चला एंड इनका पी रेशो देखा जाए तो 192 के आसपास में है, ठीक है, महंगा है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि सस्ता है या महंगा है, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। सबसे ज़्यादा पी रेशो इनका है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का 1.927 के आसपास में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है और कंपनी का पी रेशो और अर्निंग पर शेयर कितना मिल रहा है। बस 1 2 3 4 चीज़ें आप देख लो और कंपनी का शेयर होल्डर जो शेयर पार्टनर है वो कितना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हमें कंपनी का जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर कितना परसेंटेज था, 44 के आसपास में था ना, तो वो हमने देखे यहाँ पे देखो आप 46% के आसपास में कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 46 के आसपास में है। और इन्वेस्टर कौन कौन है, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन किया है, तो राकेश झुनझुनवाले सर इस कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, ठीक है। एंड दूसरा बात यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है
कंपनी का नेट सेल्स कितना चल रहा है, तो ये हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो सबसे पहले हम नेट सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स कंपनी का जो है यहाँ पे 2020 में 43,928 करोड़ के आसपास में सेल्स किया था। वही मार्च में देखा जाए तो 30,175 के आसपास किया था, यानी कि घट गया था इस बार 2021 में सेल्स। एंड मार्च में देखो फिर कमबैक किया 2022 के मार्च में, 2023 में एंड 2024 में अच्छा कमबैक किया। अभी 73,303 करोड़ के आसपास में सेल्स किया। एंड सेल्स तो किया बहुत बढ़िया, क्या प्रॉफिट हुआ कंपनी का, तो हम आगे स्क्रॉल करते हैं तो पता चलेगा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो 2021 के आसपास में कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, माइनस में चल रहा था कंपनी। देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे नेट सेल्स जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो नेट सेल्स में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा था 2020 में, 2021 में माइनस में चल रहा था, 2022 में माइनस में चल रहा था, 2023 में कमबैक किया, 2024 में अभी देखो 79-24 में प्रॉफिट किया इन्होंने, नेट प्रॉफिट इनका। तो यहाँ पे हमें पता चला 3 साल से टाटा मोटर्स स्लो चल रहा था, लॉसेस में चल रही थी, नीचे था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एंड 2023-24 में कमबैक किया और अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने निकाला। तो ये हमें पता चला यहाँ से नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है और नेट सेल्स क्या हो रहा है। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी में FII और DI का पोजीशन कितना है। तो यहाँ पे आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 46% जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग के पास है, बाद बाकी 19% जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास है, एंड 18% जो है पब्लिक के पास है, 16% जो है DI के पास है। DI यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास है। तो ये यहाँ पे हमें पैटर्न भी पता चल गया कि FII DI भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि कंपनी का शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न क्या है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको एक ही साथ सारे कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ का देख सकते हो कैसा सेल्स ग्रोथ, बट प्रॉफिट ग्रोथ में ROE आप यहाँ पे देख सकते हो, ROCE देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही करके आप किसी भी स्टॉक्स का डाटा देख सकते हो और कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में और सीखने को मिला होगा कि हमें कैसे फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट हमें देखना होता है और क्यों देखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।